गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पंकज जागड़ा है और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रेपोजिशंस जो थी उनके अंदर हमने लास्ट आपका टू, फ्रॉम और ये मतलब काफ़ी प्रेपोजिशंस इन्वॉल्व थे उसके अंदर। टॉपिक्स को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम कुछ चीज़ें और ढंग से देखेंगे। देखिए, टू और फ्रॉम के अंदर एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है। टू और फ्रॉम जो दो प्रेपोजिशन होती हैं, कुछ बच्चों को अभी नहीं पता चला कि टू और फ्रॉम में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए से अगर हमें बी पे जाना हो तो शुरू करेंगे टू से और शुरू करेंगे फ्रॉम से और खत्म करेंगे टू के ऊपर। मतलब साफ साफ हमें ये बात पता चल गई कि फ्रॉम जो होता है वो इनिशियल पोजीशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। और फाइनल पोजीशन के लिए हमें किसका यूज करना होता है, टू का यूज करना होता है। मतलब कहीं से हम शुरू करते हैं, कहीं से हम जाते हैं, तो जाने के लिए हम कहां से शुरू करते हैं, फ्रॉम से शुरू करते हैं। और जहां पर हम पहुंच चुके हैं उस चीज के लिए हमें किसका यूज करना होता है, टू का यूज करना होता है। एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना, आप सोच समझ के बताना उसके अंदर क्या आता है। जैसे ही हैज गॉन डैश दिल्ली, इसके अंदर क्या आना चाहिए, ही हैज गॉन डैश दिल्ली। तो आप ध्यान से सोच समझ के बताओ कि टू ज्यादा सही है इसके अंदर या फ्रॉम सही है। अगर अब देख लो, सोचने के दो तरीके हैं, आप चाहो तो अलग अलग तरीके से सोच सकते हो, मैं आपको दोनों बताऊंगा। समझो, अगर मेरा घर है यहां पर और मेरे को जाना है दिल्ली, तो कहता है वह दिल्ली जा चुका है, तो दिल्ली को पहुंच चुका है। मतलब जो उसको दिल्ली जाना था वो दिल्ली पहुंच चुका है। तो पहुंचने की जो आपकी प्रेपोजिशन होती है वो टू होती है। तो हम इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए किसका यूज करते हैं, टू का। अब बुक्स में आपको रूल्स मिलेंगे, रूल्स यही कहते हैं कि भाई टू का यूज कहां करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए टू का यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चे इस चीज को रट लेते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार। अब एक बात बताओ, सपोज करो ये अब की बार देखो, ये मेरा घर था और मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं। ये जो भी इंसान है दिल्ली घर से चला और दिल्ली पहुंच गया, ठीक है। क्या पता कि अब की बार ये कहना चाहता हूं कि वह दिल्ली से जा चुका है। हो सकता है ही हैज गॉन डैश दिल्ली, वह दिल्ली से निकल चुका है। अब की बार उसने दिल्ली को क्या किया, इनिशियल पोजीशन मान ली कि दिल्ली से, और वो कहीं भी चला गया लेकिन चला गया। हम क्या कहेंगे कि सपोज करो कोई मान लो टेररिस्ट है या कोई भी इंसान है जिसको पुलिस को उसको वांटेड पर्सन है वो, तो पुलिस उसको क्या कहेगी भाई दिल्ली से तो वो निकल चुका है। तो हम ये थोड़ी कहेंगे ही हैज गॉन टू दिल्ली। इस केस में हमें किसका यूज करना पड़ेगा, ही हैज गॉन फ्रॉम दिल्ली। मतलब मैं आपको इतने दिन से यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सारी बातें बुक्स में जो लिखी हैं उनको मत फॉलो करो। टीचर्स का काम क्या होता है, आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वह दिल्ली जा चुका है तो मैं टू का यूज करूंगा। वह दिल्ली से जा चुका है, दिल्ली से ही चला गया, वो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से निकल चुका है, तो हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज यहां पर करेंगे। मेरी बात समझ में आई आपको? तो आपको ये चीज समझ में आई होगी डेफिनेटली कि एक जगह से जाते हैं तो टू का यूज करते हैं और फ्रॉम का यूज करते हैं, और उस जगह अगर हम पहुंच चुके हैं पहले से ही तो आपको फ्रॉम का टू का यूज करना पड़ेगा। देखिए अब एक सेंटेंस है, सेंटेंस ये है, ही हैज गॉन टू विजिट, ही हैज गॉन टू दिल्ली टू विजिट द रेड फोर्ट, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर हम डेफिनेटली किसका यूज करेंगे, जैसे मैंने यहां पे टू का यूज किया है, ही हैज गॉन टू दिल्ली टू विजिट द रेड फोर्ट। तो इस सेंटेंस में हमारी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, दिल्ली है, क्योंकि हमें कहां जाना था, रेड फोर्ट देखने के लिए। तो इस सेंटेंस में हम फ्रॉम नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें पर्पज शो करने लग रहा है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ टू आएगा कि फ्रॉम आएगा, तो हमारी कॉमन सेंस ये कहती है कि अब की बार वो दिल्ली से गया है या दिल्ली गया है, ये चीज यहाँ पे सामने फिक्स कर दी है क्या,
कि भाई रेड फोर्ट देखने के लिए गया है, लाल किला देखने के लिए गया है, और लाल किला दिल्ली में ही है, इसलिए वो दिल्ली से नहीं गया, वो दिल्ली गया है। तो इस सेंटेंस में कभी कभी हमारी जो जनरल नॉलेज होती है वो भी काम आती है। तो हम यहाँ पर टू का यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज बिल्कुल गलत मान लेंगे। बात क्लियर हो गई। लेकिन सेंटेंस ये आ जाए, ही हैज गॉन टू विजिट द रेड फोर्ट डैश दिल्ली। प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आया था, सीडीएस के एग्जाम के अंदर आया था। ध्यान से सुनना। ही हैज गॉन टू, सॉरी विजिट लिखना स्किप कर दिया मैंने, तो टू विजिट द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, और सेंटेंस ये है डैश दिल्ली। ही हैज गॉन टू विजिट द रेड फोर्ट डैश दिल्ली। तो अब की बार यहां पर टू लगाओगे या फ्रॉम लगाओगे? तो ध्यान से सुनो, अब की बार यहां पर ना तो टू लगाएंगे ना ही फ्रॉम लगाएंगे। देखो ध्यान से सुनना, इसने अगर सेंटेंस के अंदर पर्पज को बाद में लिखा हो, पर्पज जो था विजिट करने का, किसको विजिट करने का? रेड फोर्ट को विजिट करने का पर्पज है, वो दिल्ली से पहले लिखा है। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में दिल्ली के बाद में लिखा है, नीचे वाले सेंटेंस में दिल्ली से पहले लिखा है। तो अगर मान लो सेंटेंस में दिल्ली से पहले बाद में लिखा हो, देखो दिल्ली से पर्पज को बाद में लिखा हो, कोई भी जगह है उस जगह से उस पर्पज को अगर बाद में लिखा हो तो आपको टू का यूज करना है। बात को ध्यान रखना, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बुक्स में बहुत कम मिलती है। और अगर उसने पर्पज को उस डेस्टिनेशन पॉइंट से पहले लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेस्टिनेशन पॉइंट जो है ना, जहां पे वो गया है वो उस जगह के अंदर है, तो इसलिए इन दिल्ली आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? इन दिल्ली का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बना? ही हैज गॉन टू विजिट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। इसका मतलब ये है कि रेड फोर्ट कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। बात क्लियर हो गई। तो वो रेड फोर्ट विजिट करने के लिए गया है, अब टू दिल्ली नहीं, इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर, क्योंकि वो दिल्ली का ही इंसान है। इस सेंटेंस में वो ये कहना चाहते हैं। तो आपको आई होप ये टू और फ्रॉम का चक्कर समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप किसी जगह से चलते हो तो वहां के लिए आता है फ्रॉम, और किसी जगह पे आप पहुंच जाते हो तो वहां पर आता है टू। वहां पर क्या आता है? टू। बात क्लियर हो गई। चलिए अभी दूसरी प्रीपोजिशन देखते हैं। देखिए भाई, अभी बात करते हैं कुछ डिफरेंट प्रीपोजिशंस की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है, पेपर में कई बार आ चुकी हैं, बच्चे लगभग उनके अंदर कंफ्यूज्ड रहते हैं। कौन कौन सी प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे अभी? ध्यान से सुनना, एक साथ पढ़ेंगे इन सबको। एक तो है एक्रॉस, एक्रॉस प्रीपोजिशन। एक है थ्रू प्रीपोजिशन, थ्रू। एक है आपका ड्यूरिंग प्रीपोजिशन, ड्यूरिंग। ये तीन प्रीपोजिशन है, बच्चे इनको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। आज इनको कवर कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, एक डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे इनको। देखो ध्यान से, एक्रॉस जो वर्ड है, सपोज करो कि ये कोई रिवर है, कोई भी रिवर आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, या फिर कोई हाईवे मान लो, सड़क मान लो, या कोई गली मान लो, ठीक है, मतलब दो दीवार उसके अंदर हो, ठीक है, इस टाइप से हम कोई भी चीज इसको मान लेते हैं। तो यहां पर सपोज करो कोई पर्सन है और उसको यहां पर आना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के ऊपर आना है। तो आप देखो ध्यान से सुनो, उसने क्या किया, इस पूरी स्ट्रीट को या इस पूरे रोड को या इस पूरी नदी को उसने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। क्या कर दिया? क्रॉस। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया कि जब कोई भी चीज क्रॉस करनी पड़ जाए तो उसी को ही हम एक्रॉस कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? एक्रॉस कहते हैं। बात क्लियर हो गई। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद used to swim across the river। इसको यहां लिखते हैं, used to swim across the river। ठीक है, कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, या कोई भी नाम हम लिख सकते हैं यहां पे, चाहे उसका नाम लिख सकते हैं। कहता है कि वो नदी को तैर के पार करते थे। ये इनको सपोज करो यहाँ पे स्कूल है उनका, और उनका घर यहाँ है, और स्कूल में जाने के लिए वो रोजाना क्या करना पड़ेगा उनको? फिर नदी को तैर के पार करना पड़ेगा।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो स्विम एक्रॉस करते थे। स्विम एक्रॉस का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि एक्रॉस का मतलब तो ये क्लियर हो चुका कि वो क्रॉस करते थे, और स्विम का मतलब तैर के। कुछ लोग पैदल चल के पार करते हैं, कुछ उड़ के करते हैं, कुछ रेंग के करते हैं, कुछ चाहे तैर के करो, कैसे भी करो, लेकिन हमें उस चीज को क्रॉस कर लेना है। तो क्रॉस करने को ही हम क्या कहते हैं, एक्रॉस कहते हैं। बात क्लियर हो गई। एक फ्रेजल वर्ब है, पेपर में कई बार आ चुकी है, कम एक्रॉस का मीनिंग क्या होता है, आपसे पूछ लेते हैं कम एक्रॉस का मीनिंग क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लेना, एक्रॉस वर्ड जब भी आए तो इसका मतलब ये होता है, और वो कम के साथ आया है तो, कि आप किसी से मिलो या कोई आपसे मिले लेकिन वो अचानक से मिले, उस चीज के लिए आपने प्लान नहीं किया था। बात क्लियर हुई, आपने उस चीज के लिए प्लान नहीं किया था, तो इसका मतलब होता है टू मीट बाई चांस। बाई चांस का मतलब आपने उस चीज को प्लान नहीं किया, या फिर हम कह सकते हैं टू मीट को इंसिडेंटली। अब आपने को इंसिडेंस तो वर्ड सुना होगा पक्का, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है कम एक्रॉस करना। बात क्लियर हुई, कम एक्रॉस का मतलब क्या होता है कि अचानक से कहीं पर मिलना। इंसिडेंट की INCIDENTELY, इंसिडेंटली, ठीक है। कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंस का मतलब होता है अचानक से किसी से मिलना, ठीक है, संयोग से मिलना। तो मीट कोइंसिडेंटली का मतलब किसी से संयोगवश मिलना, ठीक है। तो आप मतलब सड़क के इस पार हो और कोई आपका कोई फ्रेंड है वो इस पार है, वो आपसे आके अचानक से मिल ले, या फिर मार्केट में आप ऐसे चल रहे हो, आपसे उसने बताया नहीं कि आप भी वो भी मार्केट में आए, लेकिन बाई चांस कैसे भी वो आपसे मिलता है, इस प्रेपोजिशन को ही क्या कहते हैं, एक्रॉस कहते हैं। बात क्लियर होगी। अगली बात करते हैं थ्रू की। देखिए थ्रू क्या होता है, समझो इस चीज को। थ्रू का मतलब होता है, सपोज करो कि ये कोई आपका पाइप है, ये कोई पाइप है या कोई विंडो है या कोई सुरंग है, सुरंग टाइप में, ठीक है, टनल जिसको कहते हैं, उसके बीचों बीच कोई आपका कोई बस है, ट्रक है, या अगर ये पाइप मान ले तो कोई सांप है, स्नेक, और वो क्रॉस करके इसको बाहर निकल जाता है। तो किसी चीज के माध्यम से वो बाहर निकल गया। जैसे आपके घर के किचन है, किचन के बाहर पाइप लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, सपोज करो कोई स्नेक जो है उसने किचन में एंट्री कर ली, तो वो कहां से एंट्री की है, आप कहोगे थ्रू द पाइप, पाइप के थ्रू, ठीक है। कोई जो ट्रेन है वो सुरंग के अंदर से बाहर चली गई, तो कैसे कहोगे कि भाई अब की बार जो ट्रेन है वो टनल से आई है, टनल से पास होके आई है। बात क्लियर हुई, इस टाइप से। या फिर और भी मैं आपको बताता हूं कहां कहां थ्रू का यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा पानी भरा हुआ है और कोई भी इस जगह से, इस पानी में से नहीं आ रहा, हर इंसान घूम के इस साइड से आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आप आए और इसके अपने पैर से, पैर मतलब आपने जो पैंट्स पहनी, ट्राउजर पहने, उसको ऊपर उठाया और आप इसके अंदर से इस साइड आ गए। कोई पूछे भाई इतनी जल्दी कैसे आ गया, हमें इतना टाइम लग आने में, आप कह सकते हो कि आई केम थ्रू वाटर, पानी के बीचों बीच आया हूं। सड़क पे बहुत सारा जाम लगा हुआ है, आप गाड़ी में बैठे हो, वेट कर रहे हो कि कब ये जाम खुले और कब मैं आगे बढ़ूं, लेकिन आपने देखा है कोई बाइक वाला है वो एकदम से सडनली आया और आके बीचों बीच ऐसे ऐसे करके वो निकल के चला गया। तो उसने क्या किया, थ्रू द जैम, जाम के बीचों बीच वो चला गया। तो मतलब इसका जनरली मीनिंग क्या होता है, के बीचों बीच, के बीचों बीच मतलब किसी चीज के बीचों बीच अगर मान लो कोई चला जाता है, निकल जाता है, उसी जगह पे हम किसका यूज करते हैं, थ्रू का यूज करते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं इसके ऊपर एक अच्छा सा। देखिए सेंटेंस ये है द स्नेक केम into the kitchen अब आपसे पूछेगा बताओ across the pipe या through the pipe, पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। कहता है कि जो सांप है वो किचन के अंदर घुस गया है, सांप जो है वो किचन के अंदर घुस गया है, कैसे, किसके माध्यम से, किसके बीचों बीच, पाइप के। अब देखो आपने अगर इस चीज को ध्यान से पढ़ा है तो आप समझ जाओगे कि पाइप जो है, पाइप के ऐसे नहीं जा सकता, वो पाइप के ऐसे नहीं हो सकता, तो पाइप के बीचों बीच गया होगा पक्का। सांप जो है वो पाइप के बीचों बीच बाहर निकल गया, ठीक है, किसी जगह पे एंट्री करके और एग्जिट कर गया। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे थ्रू आएगा, एक्रॉस नहीं आएगा। और देखते हैं आगे सेंटेंस है, जैसे द थीफ
द थीफ एंटर्ड द रूम डैश द विंडो। कहता है कि जो थीफ था, चोर था, वो घर में घुस गया। किसके माध्यम से, किसके बीचों बीच? तो आप बताओ, एक्रॉस द विंडो या फिर थ्रू द विंडो? तो ये कोई सपोज करो कोई विंडो है, कोई खिड़की है, खिड़की के माध्यम से खिड़की के आर पार चला गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे किसका यूज करना है? इसके लिए भी आपको थ्रू का यूज करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? बात करते हैं कि भाई ड्यूरिंग कब आता है। फिर ये जो ड्यूरिंग वर्ड है ये कब आता है? याद रखना इसका यूज, देखो इनका यूज प्लेस के कंटेक्स्ट में किया था। ये भी प्लेस जगह के लिए आया था, ये भी प्लेस जगह के लिए आया था, लेकिन इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? इसका यूज हम टाइम के कंटेक्स्ट में करते हैं, टाइम के लिए। तो ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, मतलब उस समय के दौरान, मतलब कोई भी चीज इस समय से इस समय के बीच में घटित हुई है। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में अगर कोई चीज घटित हुई है, कोई घटना घटी है, तो आपको किसका यूज करना है? ड्यूरिंग का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं। देखिए, हमने कहा कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अब प्रथम विश्व युद्ध जो था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो आपको पता है 1940 से शुरू होकर 1918 तक चला था। ठीक है, तो ये जो समय था, इसके बीच में 4-5 साल का जो समय था, तो उस समय के लिए ही हम किसका यूज करते हैं? ड्यूरिंग का यूज करते हैं। अभी मैं क्लास पढ़ाने लग रहा हूं आपको, तो क्लास के बीच में कोई आपको डिस्टर्ब कर देता है, तो क्लास शुरू हुई सपोज करो 10:30 पे आपकी, और 11:30 पे क्लास खत्म होती है। तो इसके बीच में आपने क्या किया? आप पढ़े, आप सोए, आपने कोई दूसरा काम किया, आपने नोट्स बनाए, नहीं बनाए, तो इसका मतलब ये क्या है? ड्यूरिंग होता है। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? के दौरान। तो हम इसके ऊपर एक अच्छा सा सेंटेंस देखते हैं जो एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अच्छा, जितने भी सेंटेंस होंगे, मैक्सिमम सेंटेंस मैं यहाँ पे वो राइट डाउन करता हूँ जो किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, सीटेट, एस्टेट, या फिर मेरे को जो अच्छा लगता है सेंटेंस, जो आपको बेस्ट एक्सप्रेस कर पाता है यहाँ पे, वो सेंटेंस आपको उठाता हूँ मैं आपके लिए। तो सेंटेंस जो है वो सीडीएस के एग्जाम के अंदर आया था, ध्यान से देखना। सेंटेंस से कहता है, द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया had to face the music during the first world war, during the first वर्ल्ड वॉर। कहता भारत के लोगों को पहले विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारी समस्याओं का, मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे फेस द म्यूजिक का मतलब यहाँ पर म्यूजिक क्यों लिखा? तो प्यारे बच्चों, एक इंग्लिश में एक इडियम्स होता है, टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक। इस फेस द म्यूजिक का मतलब होता है मुश्किल का सामना करना, मुश्किलों का सामना करना क्या होता है? फेस द म्यूजिक होता है। ठीक है, तो यहां पर किसका यूज किया हमने? ड्यूरिंग का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले विश्व युद्ध के दौरान, जब विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे पैरेलल में ये भी चीज होने लग रही थी। बात क्लियर हो गई? तो इस केस में हम किसका यूज करते हैं? ड्यूरिंग का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए भाई, अभी बात करते हैं कुछ डिफरेंट प्रीपोजिशंस की जो एग्जाम्स के अंदर बहुत बार आ चुकी हैं। देखो कौन कौन सी हैं वो। एक होता है बिटवीन, जो सबने पढ़ रखा है। अमंग भी होता है, आपने अमंग भी पढ़ रखा होगा। एक एमिड भी, अमंगेस्ट भी होता है। इसके बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अमंगेस्ट वर्ड कब आता है। और एक अमिड भी होता है, इसके बारे में भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता जल्दी से, क्योंकि अमंग और बिटवीन में अटक जाते हैं। इन चारों में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है? पहले इनकी हिंदी देख लो। इन सब की हिंदी होती है के बीच में, के बीच में। ठीक है, के बीच में मतलब किसी भी चीज के बीच में, चाहे वो व्यक्ति हो, व्यक्तियों के बीच में, भीड़ के बीच में, जनता के बीच में, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में, क्लास के बीच में। मतलब हम देखेंगे कि कब किसका यूज हमें करना है। देखिए बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अमंग और बिटवीन का आपको पता होगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। देखिए अगर मान लो ये कोई ए ऑब्जेक्ट है,
और ये कोई बी ऑब्जेक्ट है, ए और बी के बीच में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ये दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के बीच में ये लड़का, मान लो कोई फादर है, ये कोई मदर है, और इसके बीच में इनका कोई बच्चा है, ये छोटा सा। तो आप कहोगे कि जो जो बच्चा है वो दो लोगों के बीच में है, मम्मी और पापा के बीच में है। अब की बार जो बच्चा है, ध्यान से सुनना, वो 3 लोगों के या 4 लोगों के या 5 लोगों के बीच में है। यहाँ पे फादर है, यहाँ पे मदर है, यहाँ पे उसका भाई है, ब्रदर है, यहाँ पे इसकी सिस्टर है, और बच्चा जो है वो यहाँ है। बात समझ में आ रही है? तो आप ये समझ गए होंगे इजीली, बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट है कि बिटवीन का यूज तब करते हैं जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में हो। बात क्लियर हो गई? देखो अब देखो, दो का मतलब क्या है, इस जो बीच में है उसको काउंट नहीं करना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये देखो यहाँ पे तो 3 है, 2 नहीं है। तो नहीं भाई, इसको कभी काउंट नहीं करना है। काउंट करना है कि वो किसके बीच में है, उन लोगों को काउंट करना है, उन व्यक्तियों को, उन वस्तुओं को काउंट करना है। तो हम, बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट है कि जब दो की बात हो, बिटवीन का यूज कब करते हैं? दो के बीच में, ओनली फॉर टू, ओनली फॉर टू। जब दो व्यक्तियों के बीच की बात होगी तब किसका यूज करेंगे? बिटवीन का यूज करेंगे, ठीक है। बिटवीन का यूज कब करते हैं? ओनली फॉर टू, दो के लिए करते हैं। चलिए, और अमंग का यूज किसके लिए करते हैं? अमंग का यूज करते हैं मोर देन टू के लिए। दो से ज्यादा के बीच में, मोर देन टू, दो से ज्यादा के बीच में अगर कोई व्यक्ति, कोई वस्तु है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? दो से ज्यादा के लिए अमंग का यूज करते हैं। तो देखो एक बार ध्यान से सुनना भाई, क्या कर सकते हैं हम इस केस में? देखो मैंने कहा सेंटेंस, द बॉय वॉज स्टैंडिंग बिटवीन या अमंग हिज पेरेंट्स इन द फोटो, ये सेंटेंस है। द बॉय वॉज स्टैंडिंग बिटवीन या अमंग हिज पेरेंट्स इन द फोटो, कहता है जो लड़का है वो फोटो में अपनी मम्मी और पापा के बीच में खड़ा था, पेरेंट्स के बीच में खड़ा था। तो देखो, अब कुछ बच्चों को ये लगता है कि इस सेंटेंस में ये नहीं बताया कि कितने आदमी थे। भाई एक बात बताओ, पेरेंट्स जो वर्ड है ये किससे बना है? ये पेरेंट्स से बना है। एक पेरेंट होता है, एक पेरेंट्स होता है। पहले इनका मीनिंग समझो। पेरेंट का मतलब होता है माता या पिता, या तो मम्मी या फिर पापा, कोई एक, दोनों नहीं। देखो मैंने क्या लिखा बीच में? या लिखा, इसका मतलब तो पेरेंट। अगर पेरेंट्स लिखा है तो पेरेंट्स का मतलब होता है माता और पिता, दोनों, माता भी और पिता भी, दोनों होते हैं। कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं। मेरी बात समझ में आई इतनी? तो माता या पिता का मतलब कोई एक, ये दोनों में से एक होगा, और माता और पिता का मतलब दोनों होंगे, दोनों होंगे। इसका मतलब क्लियर ये है कि भाई पेरेंट्स के अंदर दो ही व्यक्ति होते हैं, 2 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, 2 पर्सन्स होते हैं, ये बिल्कुल फिक्स होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझा दिया पेरेंट और पेरेंट्स में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपसे कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, पीटीएम होती है, तो उसमें आपको अगर ये कहा जाए कॉल योर पेरेंट, कॉल योर पेरेंट, तो आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आपको कोई एक को बुला के लेके जाना है, मम्मी को या पापा को। अगर वो कहते हैं कि कॉल योर पेरेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि आपको आपके दोनों को लेके जाना पड़ेगा, मम्मी को भी लेके जाना पड़ेगा और पापा को भी। कभी कभी बोल देते हैं, जनरली बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल देते हैं कॉल योर ही पेरेंट, कॉल योर ही पेरेंट, इसका मतलब आपको पापा को लेके जाना है। और अगर वो कहते हैं कि कॉल योर शी पेरेंट, इसका मतलब आपको अपनी मम्मी को लेके जाना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं। कभी सोचो कि पेरेंट तो कोई वर्ड ही नहीं होता, पेरेंट्स ही सुना आपने, तो आपने सिंगुलर प्लूरल सुना है, हमेशा सिंगुलर भी होता है। देखिए इस सेंटेंस में ये अंडरस्टूड है कि कितने पर्सन है यहाँ पे? 2 पर्सन इन्वॉल्व है इन दिस मैटर। तो कहता है कि जो लड़का है वो फोटो में अपने पेरेंट्स के बीच में खड़ा है। तो दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए किसका यूज करते हैं? बिटवीन का, ठीक है। दो लोगों के लिए बिटवीन का यूज करते हैं, अमंग का यूज नहीं करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? चलिए फिर अमंग का यूज और कब करते हैं? तो अमंग का यूज देखना है आपके पास। सेंटेंस कहता है द बॉय वॉज सिटिंग, द बॉय वॉज सिटिंग बिटवीन या फिर अमंग, बिटवीन या फिर अमंग
हिज क्लासमेट्स, हिज 7 क्लासमेट्स, ऐसा कर देते हैं, हिज 7 क्लासमेट्स इन द कैंटीन। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा है, कहता है द बॉय वॉज सिटिंग बिटवीन या अमंग हिज 7 क्लासमेट्स इन द कैंटीन। कैंटीन में जो बच्चा था वो अपने 7 क्लासमेट्स के बीच में बैठा था। ये बात यहाँ पे कही गई है। तो देखिए एक बार ध्यान से सुनना। अब की बार ये इसने फिक्स कर दिया, क्या लिख दिया, 7 क्लासमेट्स हैं। 7 क्लासमेट्स हैं तो सीधी बात है अमंग का यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करना बिल्कुल गलत होता है। चलो इसको मैं मिटाता हूं, फिर और भी डिस्कस करते हैं इसको लेके। देखिए भाई एक सेंटेंस है, हम पढ़ते हैं, सेंटेंस ये है, देयर इज नो ट्रीटी बिटवीन या अमंग इंडिया, चाइना एंड नेपाल। इस सेंटेंस को पढ़ो, कहता देयर इज नो ट्रीटी बिटवीन अमंग, बिटवीन या अमंग में से कोई एक आएगा, इंडिया, चाइना एंड नेपाल। देखो पहले तो मैं आपको बताता हूं ट्रीटी क्या होता है। ट्रीटी का मतलब होता है संधि, जो वही संधि जो आप पहले पढ़ते थे, जो आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, पुरंदर की संधि आई या जो भी संधि हुई, नेपाल की संधि, संगोली की संधि, इस टाइप की। तो ये जो ट्रीटी वर्ड है इसी का मतलब ही क्या होता है, संधि होती है हिंदी में, कॉम्प्रोमाइज होता है और कुछ नहीं होता। एक वर्ड होता है पैक्ट। पैक्ट का मतलब भी समझौता, इसका भी मतलब समझौता होता है, दोनों का मतलब लगभग सेम सा ही होता है, थोड़ा बहुत जनरल डिफरेंस होता है। एक आपने कोलिशन भी पढ़ रखा होगा, कोलिशन। कोलिशन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूँ, ये होता है गठबंधन। लिख लो इसका मीनिंग, गठबंधन होता है दो पार्टियों के बीच में सत्ता को बनाने के लिए, पावर में आने के लिए आपस में कोलिशन होता है। जैसे हरियाणा के अंदर बीजेपी का और जेजेपी का आपस में दोनों पार्टियों का कोलिशन है, गठबंधन है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है अलायंस, ये आपको पता होगा। अलायंस का मतलब भी क्या होता है, संघ होता है, संघ। ठीक है, इन सब का लगभग सब मीनिंग सेम सेम से होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो देखो एक बार सुनो, ये जो चीजें है ना, ये कोई फिजिकल नहीं है, ये कोई भी बातें हैं जो है ये फिजिकली हमें दिख नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मान लेते हैं हम, या तो किसी चीज के ऊपर अपने सिग्नेचर करके, या फिर किसी ने बोल दिया ऐसे मान लिया, ठीक है, कि यहां तक मैं रहूंगा, यहां तक तू रह ले, ठीक है। तो ये ट्रीटी, पैक्ट, कोलिशन, ये सब क्या होते हैं, आपके फिजिकल चीजें नहीं होती, विर्चुअल होती हैं, इमेजिनेशंस होती हैं। तो जब भी हम फिजिकल चीजों में एंट्री करते हैं, फिजिकल में एंट्री करते हैं, या फिर हमारे बीच में वो चीज होती है, जैसे मैंने कहा फोटो के अंदर बच्चा जो था मम्मी और पापा के बीच में खड़ा था, तो वो दिखने लग रहा था आपको फिजिकली, ठीक है। बच्चा कैंटीन में 7 दोस्तों के बीच में बैठा था, ये भी आपको दिख रहा था। लेकिन इंडिया के बीच, इंडिया का नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, पाकिस्तान के साथ संबंध है या नहीं है, ये दिखाई नहीं देता है, बस ये लिखा हुआ होता है या माना हुआ होता है। तो जब भी इस तरीके की कोई बात करते हैं तो प्यारे बच्चों अमंग का यूज नहीं करेंगे, हमेशा बिटवीन का यूज करेंगे। ये पेपर में बहुत ज्यादा बार आ चुका है क्वेश्चन। देखो अब कहोगे सर इंडिया, चाइना और नेपाल तो 3 चीज हो गए, 3 देश हो गए, और 3 के लिए हमें आपने कह रखा है कि मोर देन 2 के लिए किसका यूज करते हैं, अमंग का। बिल्कुल मैंने कह रखा है, लेकिन जब आपकी चीजें फिजिकली दिखाई दे तो ही किसका यूज करना है, बिटवीन का, सॉरी अमंग का। और अगर आपको फिजिकली दिखाई ना दे तो 2 हो, चाहे 200 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 5 हो, 7 हो, कितने भी हो, उस केस में हमेशा बिटवीन का यूज करना है। दूसरा सेंटेंस इसके ऊपर और देखते हैं जो पेपर में आ चुका है, जैसे देयर इज अ टूर्नामेंट बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका। भाई कहता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में एक टूर्नामेंट खेला जाएगा। अब देखो टूर्नामेंट जो खेला जाएगा ये आपस में अंडरस्टैंडिंग तो है कि 3 देश आएंगे, आपस में खेल लेंगे, टूर्नामेंट जीत के चले जाएंगे। ये कोई फिजिकली चीज ऐसी तो है नहीं कि ये टूर्नामेंट रहा, देखो ये रहा टूर्नामेंट, इसको हम छू भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो टूर्नामेंट वर्ड आ जाए तो भी हमें किसका यूज करना है, बिटवीन का यूज करना है, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे कितने भी चीजें हो, ठीक है। इस टाइप की बातें हमें करनी है। अब पढ़ते हैं अमंगेस्ट के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और देखते हैं। देखो सेंटेंस ये है कि एक सेंटेंस काफी बार एग्जाम में आया, बड़ा फेमस सेंटेंस है। सेंटेंस ये है, माई
क्लास टाइम इज बिटवीन 9 AM टू 3 PM। ये सेंटेंस है, देखिए कहता है माई क्लास टाइम इज बिटवीन 9 AM टू 3 PM। मेरा क्लास का समय है वो 3 बजे से 9 बजे के बीच में है। तो प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा लिखा गया सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो बिटवीन आपने लिखा है, इस बिटवीन के साथ कभी भी टू का पेयर नहीं आ सकता। ये बात हम प्रेपोजिशन कंजंक्शन के टॉपिक में भी पढ़ेंगे। कहता बिटवीन के साथ कभी टू नहीं आता है। देखो इस सेंटेंस को ऐसा रखते हैं, अभी इसी सेंटेंस को सेम सेंटेंस लिखेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस छोड़ेंगे, फिर दोनों में आप कंपैरिजन इजीली कर सकते हो। क्या? माय क्लास टाइम इज 9 AM टू 3 PM। ये सेंटेंस है, माय क्लास टाइम इज 9 AM टू 3 PM। मेरा क्लास का जो समय है वो 9 बजे से 3 बजे का है, 9 बजे से 3 बजे तक है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां पर टू का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा करते आए हो। कोई सेंटेंस में गलती नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि आप हमेशा बोलते हो क्या कि 9 to 5, 3 to 5, 12 to 5, 12 to 1, ये हमेशा बोलते हो। तो ये सेंटेंस पेपर में नहीं आता है, बस ये आपको पता होना चाहिए। पेपर में आता है ये वाला सेंटेंस, क्यों आता है? सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने ये रट रखा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जिस सेंटेंस में बिटवीन आता है उस सेंटेंस में टू का यूज नहीं करते, एंड का यूज करते हैं। ये आपको कंजंक्शन के टॉपिक में भी पढ़ाएंगे क्या कि बिटवीन के साथ जब भी आएगा तो टू नहीं आएगा, तो क्या आएगा? बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज किया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। बिटवीन के साथ एंड का यूज हम लोग करते हैं। चलो इसको मिटाता हूं, फिर हम अमंगस्ट और अमिट पढ़ते हैं। देखिए